हेलो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों एनसीईआरटी सीरीज में मैंने साइंस सारी क्लास को कंप्लीट कर लिया है। बस सिर्फ लास्ट क्लास बचा है क्लास 7th का। इसके बाद से सभी एनसीईआरटी साइंस हमारी ख़त्म हो जाएगी और उम्मीद करते हैं कि जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ऐसे नोट्स के कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ए टू जेड कोई भी कॉपी करके मैंने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अलग से नहीं डाला है। जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं डायरेक्ट ए टू जेड वही मैंने डाला हुआ है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। हमारा चैप्टर नंबर 1 है पादपों में पोषण। क्या है पादपों में पोषण? कह रहा है कि पहला पॉइंट कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल और खनिज कह रहा है कि जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अगला पॉइंट है तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं और पत्ती की सतह पर उपस्थित जो उसमें सूक्ष्म रंध्र होते हैं मतलब छिद्र होते हैं, उसके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। क्लियर है? अब ये आपके पॉइंट है एक कोशिका। कोशिका से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको देखते हैं। कह रहा है कि आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इस प्रकार सूक्ष्म जीवों की शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है और उसी सूक्ष्म इकाइयों को हम कोशिका का नाम देते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है और कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना के द्वारा घिरी होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो क्या कहलाती है? केंद्रक कहलाती है। याद पता हो गया कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है और इसी पदार्थ को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये आपकी केंद्रक होता है, ये कोशिका द्रव्य होती है जो जेली टाइप की पदार्थ होते हैं और ये जो बाहरी बाहरी आवरण होते हैं इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्लियर है? अब आइए अगला पॉइंट की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश मतलब जिसको हम सौर प्रकाश का नाम देते हैं कि ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की क्या करता है? सहायता करता है और इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अगला पॉइंट है क्यों होता है? क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश को उपस्थित होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में किसका संश्लेषण करेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करती है। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड का मतलब होता है शर्करा के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना क्या कहलाता है? वही मतलब दर्शाता है। और स्टार्च को भी हम बोल सकते हैं, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अगला पॉइंट है पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने क्या होते हैं? हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने। अगला पॉइंट है कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों की उपस्थिति लाल, भूरे और अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कहने का मतलब है कोई कोई पत्तियां आपकी लाल, पीली
यानी हरे के अलावा इन सब की पत्तियां भी कलर की होती हैं, तो क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? क्या उससे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उनकी क्रिया होती है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा पादप मतलब पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कह रहा कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, और इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या होता है? तो नाइट्रोजन भी होता है। अगला पॉइंट आपके सामने है, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं, और ये विलेय पदार्थ पादपों के द्वारा जल के साथ अवशोषित हो जाते हैं, और अवशोषित होकर के वो पौधों को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट है, अब कह रहा है कि पादपों में पोषण की जो अन्य विधियां हैं उनको देखते हैं। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, वे तो फिर जीवित कैसे रहते हैं, तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? कह रहा है कि मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपना पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्वपोषी नहीं हैं, हम परपोषी हैं, हम दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड है, हमारा खाद्य किसी दूसरे पे डिपेंड है, तो उसको हम बोलते हैं विषमपोषी। क्या बोलते हैं? विषमपोषी। जो अब जिसका पोषण किसी दूसरे पर निर्भर हो, जिसका खाद्य किसी दूसरे पर निर्भर हो, अन्य पादपों पर निर्भर हो, उसको विषमपोषी कहते हैं। क्लियर है? अब कह रहा है, ये अगला ये पॉइंट है इसमें कि अमर बेल जो पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब ये जिस पे फैले होते हैं उसके ही द्वारा ये भोजन ग्रहण करते हैं। कह रहा है कि और इसलिए इसको कह रहा है कि ये इसको हम परपोषी का नाम देते हैं। कह रहा है कि क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? हम परजीवी कहते हैं। क्लियर है? पॉइंट देखेंगे, ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जैसे आपके कीटभक्षी का मतलब कि जो जो ऐसे कीड़े जो पत्तियों को खाते हैं, कीटभक्षी पादप होते हैं। ठीक है, जैसे आपका वीनस फ्लाई ट्रैप और संड्यू कीटभक्षी, ये पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। ऐसे पादप हैं जो कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। क्लियर है ना? अगला पॉइंट है आपका कि इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत और विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं, उसको हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मृतजीवी पोषण। अब मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो मृतजीवी कहलाते हैं। बहुत आसान पॉइंट है। कह रहा है कि सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम और उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर एक नए कवक को क्या कर देते हैं? जन्म देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो सामान्यतः कवक होते हैं, इनके बीजाणु क्या होते हैं? वायु में उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा वे अपने आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बांट देते हैं। जब बांटेंगे तो उसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध। जैसे आपको उदाहरण में दे रहा है, कुछ कवक के वृक्ष की जड़ों में रहते हैं। जो कवक होते हैं कुछ, वो वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। तो कह रहा है कि वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? कवक को पोषक प्रदान करते हैं, और उसके बदले में क्या होता है? उन्हें जल और पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। किनको? वृक्ष को। वृक्ष किसको पोषण दे रहा है? कवक को। और कवक इनको क्या दे रहा है? जल और पोषक का अवशोषण में इनको सहायता कर रहा है। कह रहा है कि अब वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। क्लियर है? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। क्लियर है? तो शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ध्यान दीजिएगा, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लियर है? कवक शैवाल को रहने का स्थान
मतलब जिसको हम आवास बोलते हैं, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, और बदले में शैवाल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो लाइकेन किससे से मिलकर बना होता है? कवक और शैवाल से। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट आपके सामने है, इसको देखिएगा। यदि फॉन्ट छोटा हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। वैसे उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा पॉइंट सबको। कोशिश इस बारे है कि मेरे पीडीएफ में एरर फ्री हो, एरर कौन कहीं ना पाया जाए। वैसे ह्यूमन है तो कहीं ना कहीं एरर तो मिल ही सकता है, लेकिन जो पहले आपको पीडीएफ मिली हुई है उससे तो बिल्कुल बहुत अच्छा इस पर पीडीएफ मैंने बनाया है। इसमें कोई भी आपको टाइपिंग एरर नहीं मिलेगा। कह रहा है कि पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। क्लियर है? और फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। समझ में आया? कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। अरे नाइट्रोजन को विलेय रूप में मतलब घुलित अवस्था में उनको अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं। यानी जो राइजोबियम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो कि कोई भी फलदार होगा उसके जड़ों में पाए जाएंगे, जैसे आपका मसूर, सेम, मटर, मूंग, इनके जड़ों में पाए जाते हैं और इसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि इनकी फर्टिलिटी रेट जो होती है, यदि किसी खेत में अनाज का उत्पादन कम हो गया हो तो आप एक दो फसल फलीदार फलों का कर दें तो उसमें नाइट्रोजनीकरण अच्छा हो जाएगा, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया उसके जड़ों में मिट्टियों में मिल जाएंगे, जिससे आपका अगला उत्पादन जो होगा वो काफ़ी पहले से बेहतर होगा। क्लियर है? अगला पॉइंट कह रहा है कि इसके बदले आपको पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहसहजीवी संबंध होता है। मैंने बताया कि एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। इसीलिए कहा जाता है कि नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण से मतलब राइजोबियम वाली चीज़ों से आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे बात यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है और इससे आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आपको पता है कि मैं पीडीएफ देता हूँ तो ये वाला जो पॉइंट देता हूँ ये आपको खुद से अपने घर से करने हैं, जिसमें आपको भी एक होमवर्क मिले कि पीडीएफ केवल पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाते हैं आप लोग और पीडीएफ मिल जाता है, कोई पीडीएफ पढ़ता नहीं है, मुझे पता है। पीडीएफ मिल रहा है तो पीडीएफ का लाभ लीजिए। आप लोग पीडीएफ को प्रिंट आउट कराइए, वीडियो को चला लीजिए, सामने रखिए, मैं जैसे डैश कर रहा हूँ वैसे आप भी डैश करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को सर्कल करिए, फिर पढ़िए, तब जा करके उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। इसलिए मैं आपको इसको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग जरूर करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो है प्राणियों में पोषण। क्या है मेरा? प्राणियों में पोषण आपका चैप्टर नंबर 2 है। आइए इसका पहला पॉइंट आपके सामने है। कह रहा है कि भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख्य गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। यही पोषण बार बार आता है कि कहाँ से शुरू होता है? मुख्य गुहिका से, और कहाँ तक जाता है? तो गुदा तक जाता है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे आपका मुख्य गुहिका हो गया, ग्रास नली जिसको हम ग्रसिका भी बोल सकते हैं, उसके बाद अमाशय, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत होती है, बृहदांत का मतलब बड़ी आंत होती है, जो मलाशय से जुड़ी होती हैं। ये जो आपकी बड़ी आंत जो होती है, मलद्वार होता है और गुदा होता है। ये 6 प्रकार की नली हैं जिसके माध्यम से आपके भोजन एक सतत नली से होकर के गुजरता है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत और आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे आपकी लाल ग्रंथि हो गई,
यकृत, अग्नाशय, ये पाचक रस को स्रावित करती है। क्या करती है? पाचक रस को स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। तरह की आहार नाल और संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। और पाचन तंत्र में आपको पता है क्षुद्रांत का बहुत बड़ा रोल होता है, वहीं पे पाचन सब होता है। क्लियर है? भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। ये हैं आपके दांत। दांत के आपके विभिन्न प्रकार हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो कुल 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और ये है चवर्णक। कृंतक क्या होता है? फाड़ता है। रदनक उसको मतलब अलग अलग पीसता है। अग्रचवर्णक है और ये चवर्णक है। ठीक है ना? अब आइए देखते हैं। लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदलता है। जो लाल रस होता है, लाला रस अभी आपने पढ़ा है ना, वो क्या करता है? चावल को मंड में यानी शर्करा में, मंड को शर्करा में बदलता है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। जो डॉट 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 पॉइंट होते हैं ना जीभ पर, वे स्वाद कलिकाएं होती हैं। और इन्हीं कलिकाओं के माध्यम से क्या करते हैं? हम स्वाद का पता लगाते हैं। अब आइए इस पार्ट को हम देखते हैं। इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हाँ देखेंगे इसमें। कह रहा है कि कभी कभी आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है, आपको हिचकी आती है, तो घुटन अनुभव होता है। यह खादकड़ों के श्वास नली में प्रवेश के कारण होता है। श्वास नली नालिका से वायु के फेफड़ों तक जाती है और ग्रसिका के साथ चलती है, परंतु ग्रसनी वायु और भोजन का मार्ग एक ही होता है। फिर भोजन को श्वास नली प्रवेश में किस प्रकार रोका जाता है? भोजन को निकलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेजता है। संयोगवश क्या होता है? यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो वहीं पे हमको घुटन का अनुभव होता है, वहीं पे हमको हिचकी आती है और वहीं से हमको क्या होती है? खांसी भी होती है। जब श्वास नली में भोजन आपका प्रवेश कर जाता है, जब वायु अवरुद्ध हो जाती है, वायु बाहर नहीं निकल पाती है, सांस नहीं ले पाते हैं, तो आपको हिचकी, खांसी या घुटन का अनुभव होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अमाशय का आंतरिक स्तर करा कि श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट में क्या पाया जाता है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और पाचक रस स्रावित करता है। करा कि श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या कर देता है? तो विघटित कर देता है। अब है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत। इसको आप ब्रैकेट में अपने नोट्स में छोटी आंत लिख लेंगे। छोटी आंत एक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब सब लोगों से विनती है, प्लीज इसका प्रिंट आउट जरूर करा लीजिएगा। कह रहा है कि क्षुद्रांत की लंबाई जो होती है वो 7.5 मीटर होती है और ये अत्यधिक कुंडलित होती है। मतलब काफी छोटी आपको 7.5 मीटर लंबा हुआ ना, तो ये बहुत ही कुंडलित होती है, मतलब इस टाइप की होती है। ठीक है ना? यह यकृत और अग्नाशय के स्राव करती है। यकृत और अग्नाशय से क्या होती है? स्राव करती है। अगला पॉइंट इसमें, अगला पॉइंट है यकृत का रंग भी पूछा है कई बार एग्जाम में। तो इसका रंग लाल और भूरे रंग की होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। ये भी पूछा हुआ है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है, जो एक थैले में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट, अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है। वहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है और कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं,
वसा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। और आपको हम बोले वसा, वसा अम्ल में, ग्लिसरॉल वसा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, जिसको हम एमिनो अम्ल बोलते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। कह रहा है कि जो पचा हुआ भोजन होता है वो अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे हम दृघरोम या रसांकुर कहते हैं। पूछतेगा दृघरोम या रसांकुर कहाँ पाया जाता है, तो ये क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है। कह रहा है कि दृघरोम दृघरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं और प्रत्येक दृघरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दृघरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अगला पॉइंट, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है और इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता है वो बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। क्लियर है। मतलब जो अवशोषण नहीं होता है जिसका पाचन, वो बड़ी आंत में उसको भेज दिया जाता है और जो पाचन वाले होते हैं वो छोटी आंत में चले जाते हैं। यानी भोजन का पाचन छोटी आंत में और उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, मतलब जो पच नहीं पाता है, वो बड़ी आंत में चला जाता है। वही बात यहाँ पे दिखाई गई है आपको सामने कि बृहदान्त क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। ये देखिए नाम सुन के अजीब लग रहा है। जो बड़ी आंत होती है छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है लेकिन छोटी होती है। यह लगभग देखिए उससे वो 7.5 था और ये मात्र 1.5 मीटर लंबी है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसमें कलर थोड़ा मैं चेंज कर ले रहा हूँ। इसका मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों को अवशोषण करना है। बचा हुआ जो अपचयित पदार्थ होता है वो मलाशय में चला जाता है, अर्थात ठोस मल के रूप में रहता है और समय समय पर गुदा के द्वारा, मतलब किडनी के द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। ठीक है। चलिए इसको देखिए, ये पॉइंट है आपका। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज क्या, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है और सेलुलोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद कह रहा है आपका किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, मतलब जो जुगाली करने वाले हैं, जो घास खाने वाले हैं, जैसे आपके हिरन हो गया आदि, रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, जैसे हम लोग पाचन नहीं कर पाते हैं। ये आपके जो होते हैं, ये जो केवल घास खाने वाले केवल शाकाहारी वर्ग के लोग होते हैं, उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है ना। जैसे खरगोश हो गया, हिरन हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, इस प्रकार की चीज़ों में सेलुलोज यानी आपके रूमिनेंट पाए जाते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट आपके इसमें दे रहा है, जानवरों को जैसे घोड़ा हो गया, खरगोश हो गया आदि में जो क्षुद्रांत होते हैं वो बृहदान्त के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे हम अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो शाकाहारी वर्ग के जो जंतु होते हैं उनका जो आहार नाल होता है, मतलब क्षुद्रांत होता है, वो काफी बड़ा होता है। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, ये है अमीबा में संभरण और पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक और
कोशिका भी पाई जाती है। ठीक है। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। अब देखिए, अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। क्लियर है। इसमें हो सकता है कि अमीबा के बारे में आए और पूछ दे अमीबा की गुण हैं। आपको 4 पॉइंट दे दे। पहला पॉइंट इसका ये है कि अमीबा जो है वो निरंतर अपनी गति और आकृति बदलता रहता है। एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें हम पधा मतलब अथवा कृत्रिम पांव जिसको बोलते हैं, अलग अलग पैर फैलाए रहता है, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में क्या करते हैं, इनको सहायता करते हैं। फिर कह रहा है कि अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार भी करता है। देखिए, जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादप विकसित कर, पादा मतलब पैर को फैला करके उसे निगल लेता है और जहां पे कुछ चीज पाता है वो अपने पास खींच लेता है। खाद्य पदार्थ की उसकी खाद्यधानी में फंस जाते हैं, यानी खाद्य का भोजन जो ग्रहण करता है वो खाद्यधानी से करता है। ये आपके अमीबा का आपका फिगर है। ठीक है, इसको देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा कि खाद्यदानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं और पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाते हैं। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्यदानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा पॉइंट। चलिए, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब इसके साथ ही इस चैप्टर के भी आपके सारे पॉइंट खत्म हो गए हैं। ये आपने क्या सीखा, ये आपको होमवर्क है, घर पे करेंगे, आप जरूर करेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ। चलिए, चैप्टर नंबर 3 है जिसको हम उष्मा का नाम देते हैं। चैप्टर नंबर 3 क्या है आपका? उष्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए, पहला पॉइंट इसका कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक और एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में क्या भरा होता है? तो पारा भरा होता है। देखते हैं ना, जो व्हाइट कलर का एकदम दिखता है, आपको चमकता रहता है। जो थर्मामीटर लंबी वाली होती है, जो मुंह में और एक साइड में लगा करके आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, वो बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जाती है। ठीक है ना। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा आप घुमाइए, तो जैसे ही आप घुमाते हैं तो धारी दिखाई देने लगती है। ठीक है। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का मापन स्केल भी दिखाई देगा। उसमें आपका अलग अलग पॉइंट बने होते हैं और उपयोग किए जाने वाला यह मापकर सेल्सियस स्केल है, जिसे सी के द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपकी जो डॉक्टर की थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है? फ़ारेनहाइट में। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए, इसमें ये पॉइंट कह रहा है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 42 डिग्री सेल्सियस के ताप ही माप सकते हैं। और आपको पता है कि ह्यूमंस का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। आप याद रखिएगा, कोई भी थर्मामीटर आप मेज़र कर रहे हैं, जो डॉक्टर माप कर रहा है आपका, वो फ़ारेनहाइट में मेज़र करता है, न कि डिग्री सेल्सियस में। ये टेम्परेचर का एक जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है। इसलिए यहाँ पे सी के द्वारा डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है। ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया है कि मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, कुछ चेतावनी दी गई है। कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का तापमान को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ताप मापने में मत कीजिएगा, वरना थर्मामीटर धूप लगने से, आग के पास ले जाने से बचाना चाहिए। ऐसा करने से वो थर्मामीटर टूट जाता है। क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका जो मानव शरीर का सामान्यतः जो ताप होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो पाता है। मतलब 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि जो थर्मामीटर का रेंज होता है, मतलब परिसर होता है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। उम्मीद करते हैं पॉइंट समझ में आ गया होगा।
अब आते हैं प्रयोगशाला तापमापी का। इसका जो परिसर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर किया जाता है। सोचिए, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर किया जाता है। ये प्रयोगशाला तापमापी होता है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। ऊष्मा किधर से आता है? गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ, उसको हम चालन कहते हैं। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम के द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है ना? चालन के द्वारा ठोसों में आपका ऊष्मा प्रायः स्थानांतरित होती है। क्लियर है? तटीय क्षेत्रों में रहने वाले एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल यानी धरती या जो थल होते हैं वो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इसका स्थान लेने के लिए अब क्या करेगा? समुद्र की ओर से जो ठंडी वायु स्थल की ओर बहने लगती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर क्या होती है? बहने लगती है। ठीक है? कह रहा है कि समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों की भवनों में क्या कर दी जाती हैं? खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं कि जिधर से हवा आए तो आपको समुद्र समीर का अनुभव हो सके। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। मतलब समुद्र का जो जल होता है वो समुद्र स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। मतलब थोड़ा सा गर्मी का अनुभव होने लगता है। कह रहा है कि सूर्य से हम तक ऊष्मा अन्य प्रक्रम के द्वारा आती है। वो उस प्रक्रम का नाम है विकिरण। आपने अभी जब पढ़ा कि ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा होता है, चालन कहलाती है, और जो सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है वो प्रक्रम विकिरण कहलाता है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसी माध्यम जैसे वायु जल की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इस विकिरण में ठोसों में तो माध्यम की आवश्यकता होगी, लेकिन गैस और विकिरण में आपको कोई भी आपकी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब किसी तापक मतलब हीटर के सामने आप बैठते हैं तो इस प्रक्रम के द्वारा आपको ऊष्मा प्राप्त होती है, तो वो विकिरण के द्वारा ही प्राप्त होगी। इसके साथ ही हम चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिए हैं। इनको जरूर पढ़ लीजिएगा आप। चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है खट्टा होता है, जैसे नींबू, दही, संतरे का रस होगा, और स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? एसिड मतलब अम्ल पाया जाता है, और इसकी जो रासायनिक प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी। एसिड जो शब्द है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एसिड शब्द वो एसियर से हुई है और जिसका मतलब होता ही है खट्टा। ठीक है? और इन पदार्थों में पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं ना, वो प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए। पॉइंट है आपका कि सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा हो और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उनको हम क्षारक कहलाते हैं, या वो क्षारक कहलाते हैं या क्षारक कहते हैं। इन पदार्थों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? तो क्षार की होगी। अब देखिए, हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हो गई, ये सभी के सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। मतलब अम्ल और क्षार का यहाँ से हम जांच करते हैं, ये सूचक का काम करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक आपका लिटमस पेपर होता है। इसे लाइकेन मतलब सेल से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, इसमें रंग माव मतलब नील सोंड होता है। क्या होता है? इसका रंग माव जैसा होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। कौन? आसुत जल। यानी आसुत जल में जब अम्लीय विलयन मिलाएंगे इसमें तो यह किस कलर का होगा? लाल हो जाएगा। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। याद रखिएगा,
जब यह अम्लीय विलयन मिलाया जाएगा तो लाल होगा। वही हम RBr और BRB की बात करेंगे अभी इसमें। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पेपर कहते हैं, लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र में क्या होते हैं, ये उपलब्ध होते हैं। चलिए, ये कह रहा है कि ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को रंग में परिवर्तित नहीं करते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, उदासीन कहेंगे। तो ऐसे पदार्थ न ही अम्लीय कहलाएंगे और न ही क्षारीय कहलाएंगे। अगला पॉइंट, अब ये कह रहा है कि गुड़हल के जो पुष्प का जो सूचक होगा अम्लीय विलयनों में, यदि विलयन आपका अम्लीय होगा तो वो गहरा गुलाबी, जिसको हम मैजेंटा का कलर देगा, और जब आपका क्षारीय होगा तो आपका हरा कर देगा। यानी गुलाबी कब होगा, जब अम्लीय होगा, और क्षारीय कब होगा, जब हरा होगा। और स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनाफेथलीन गुलाबी रंग का हो जाता है। यहाँ पे देखिए, गुड़हल जब यूज करेंगे तो गुड़हल गुलाबी होगा तो अम्लीय होगा, लेकिन वहीं फिनाफेथलीन जब गुलाबी होगा तो क्षारीय होगा। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होगा फिनाफेथलीन वाला तो यह रंगहीन होगा। जब रंगहीन हो रहा है, फिनाफेथलीन पे हम उसका उपयोग कर रहे हैं सूचक का, तो आपका यदि विलयन रंगहीन है तो समझ जाएंगे कि मेरा विलयन कैसा है, तो अम्लीय है। अभिक्रिया में देखिएगा, दोनों के दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया में सदैव उष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त उष्मा की अभिक्रिया मिश्रण का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है, जो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। तो लवण अम्लीय और क्षारकीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। क्लियर है ना। अब देखिए, किसी अम्ल को किसी सूचक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, और इसी प्रक्रम में उष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, लवण और जल निर्मित होंगे। अगला पॉइंट है, अम्ल वर्षा का नाम आप सुने हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हानि क्या होती है, जब वर्षा का जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वही वर्षा का जल अम्ल वर्षा कहलाएगा। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें होती हैं, जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, याद रखिएगा तीनों, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। और इससे क्या होगा, अम्ल वर्षा जब भवनों और ऐतिहासिक इमारतों और पौधों और जंतुओं को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। और यही रीजन है कि हमारा ताजमहल का रंग क्या होता है, हल्का पीला पीला होने लग रहा है, इस समय हो रहा है। ये रीजन यही है अम्ल वर्षा का, क्योंकि वायु हमारा इतना प्रदूषित हो गया है, उसमें कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की मात्रा जब वायु में बढ़ जाती है तो हमारा अम्ल वर्षा होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं। मतलब जब मुझे एसिडिटी होती है, जब पेट हमारा फूल जाता है, बोलते नहीं पेट में गैस बन गया है, तो उसमें आपको दूध या मैग्नीशियम के जैसा कोई प्रति अम्ल लिया जाता है, जिसमें आपको क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये अत्यधिक जो अम्ल को प्रभाव को क्या कर देता है, ये उदासीन कर देता है। इसीलिए बोलते हैं एंटासिड लिया जाता है। एंटासिड क्या करता है, जो आपका पेट का अम्लीय माध्यम ज़्यादा हो गया है उनको क्षारकीय माध्यम में उनको उदासीन करके थोड़ा उदासीन करता, मतलब कम करता है। क्लियर है ना। चींटी का डंक, चींटी के डंक में क्या होता है, चींटी का डंक देखिए, जब चींटी काटती है तो एक त्वचा में अम्लीय द्रव डालती है, और वो क्या होता है, आपको चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, कोई बताएगा। चलिए कमेंट करके बताएंगे। चींटी के डंक में एक मेथेनोइक एसिड पाई जाती है, आप लोग पता होना चाहिए। मेथेनोइक एसिड क्या चींटी के डंक में पाई जाती है, तो फार्मिक एसिड किस में पाई जाएगी, कंफर्म करके बताएं आप। चलिए इसमें आगे पढ़ते हैं कि डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का नमीयुक्त सोडा, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, अथवा जो कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है, और जिसमें जिंक कार्बेट होता है। मतलब यदि आपको चींटी काटती है तो इसका यूज़ करेंगे, उसमें मल देंगे, रगड़ देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कोई कैलेमाइन विलयन हो, और ये कैलेमाइन विलयन आपका जिंक कार्बोनेट का बना होता है, उस पर रगड़ देंगे तो आपको वो चीज़ से राहत मिल जाएगी। क्लियर। तो हमने बोला चींटी के डंक में जो होगा ना, चींटी के डंक में आपका फार्मिक एसिड पाया जाएगा। कन्फ्यूज़ किए थे आप लोगों को, फार्मिक एसिड पाई जाती है, ठीक है ना।
जब चींटी काटती है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए अगला पॉइंट देखिए, चैप्टर नंबर 5 है आपका। इसमें आपका दिया हुआ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ के आकार, माप, साइज, सॉरी कलर चेंज करते हैं इसमें। पदार्थ के आकार, माप, रंग और अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बहुत आसान चैप्टर है। रासायनिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का बनते हैं। क्लियर है? देखिए पॉइंट इसमें, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और चूने के पानी का दूधिया हो जाना यह क्या दर्शाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण दर्शाता है। तो इसमें वही बोला है, ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब इसमें आपका दिया हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं। जिस प्रकार के नए उत्पादों का बनना रासायनिक परिवर्तन की निम्न घटनाओं पर आधारित है। जैसे आपका दिया हुआ है इसमें, ऊष्मा, प्रकाश, किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त होना, ये आपका, या उनका अवशोषित होना, ये सब के सब आपके रासायनिक परिवर्तन है। ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध परिवर्तन में होना या किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, सब के सब क्या है? आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आपका ये है ना कि कोई अन्य उपाय जो होता है, लोहे को क्रोमियम अथवा जस्ते जैसी किसी धातु से उसको परत चढ़ा देते हैं। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन का नाम देते हैं, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये। जब लोहे पर जंग की परत चढ़ा दी जाती है तो इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज जैसी धातु से मिलकर बनाई जाती है और इसमें क्या होती है? जंग नहीं लगती है। तो स्टेनलेस स्टील किसकी बनी होती है? लोहे में क्या मिलाया जाता है? कार्बन और क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसी वस्तुएं इसमें डाल के बनाई जाती हैं। अब ये तो आपको पता है, साधारण नमक समुद्र जल से वाष्पन के द्वारा प्राप्त होता है। इस जो नमक आपका शुद्ध नहीं होता, उनको क्रिस्टलीकरण करके उनको क्या करते हैं हम? उसको साफ सुथरा करके और फिर वो नमक खाने योग्य बनाते हैं। तो वही बोलता है, जो क्रिस्टलीकरण होगा, तो इस प्रकार का जो क्रिस्टलीकरण होगा उसको हम भौतिक परिवर्तन के एक उदाहरण मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई नया उत्पाद तो बना नहीं, हमने तो नमक ही पाया, बस उसका मैंने प्योरीफिकेशन किया और प्योरीफाई करके हम उसको खाने योग्य बना लिए। तो क्रिस्टलीकरण जो प्रक्रिया होती है, एक प्रकार की भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। जो चैप्टर नंबर 6 है आपका, वो क्या है? तो वो है आपका जीवों में श्वसन। क्या है? जीवों में श्वसन। हम जिस वायु को श्वास के द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन सभी भागों में शरीर के, अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में क्या होता है? ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है और इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और ये सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है। ये देखिएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। पॉइंट कह रहा है, संभवतः आपको मालूम होगा कि इष्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अवायवीय जीव बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर पे थोड़ा सा ध्यान देके चलना है आप लोगों को। चलिए, और जो लैक्टिक अम्ल होता है वो संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। नहीं होता है कि आपका मांसपेशियों में ऐंठन आ गया है, क्रैम्पिंग जो उसका नाम देते हैं, खिलाड़ी खेलते समय पैरों में उसके मांसपेशियों में क्रैम्पिंग आती है, तो उसमें आपका लैक्टिक अम्ल का जम जाना होता है। नहीं बोलते हैं सीढ़ियों से चढ़ते समय आपके पैरों में थकान हो जाती है, उसमें लैक्टिक एसिड आपकी जमा हो जाती है।
कह रहा है उसको क्या करते हैं कि गर्म पानी से स्नान करने और शरीर की मालिश करने से हमें ऐंठन में आराम मिलता है। क्लियर है? इसमें मालिश करने से क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, वो जो बैठा रहता है, जमा रहता है, वो फ्लो हो जाता है और जिससे आपको लैक्टिक एसिड होता है वहाँ से ख़त्म हो जाता है और ऐंठन जो क्रैम्पिंग होती है वो कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पेशियां कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है और इस प्रकार हमें दर्द में राहत मिल जाती है। पॉइंट देखेंगे अगला। कह रहा है कि सामान्यतः हम अपने नथुनों मतलब नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब वायु को अंतःश्वसन के द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है और नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ये आपका श्वास तंत्र है। इसमें देखिए, इसको तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। एक बड़ी पेशी परत होती है जिसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। वक्ष गुहा को आकार प्रदान करती है ये डायाफ्राम और श्वसन में डायाफ्राम क्या होता है और पसलियों के बीच पिंजर की गति सम्मिलित होती है। कह रहा है कि अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर की ओर उठती हैं और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर, जब जब सांस अंदर करते हैं डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आकार को बढ़ाती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है और वायु और फेफड़े वायु से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। उच्च श्वसन में क्या होता है, पसलियां नीचे की ओर, देखिए यहाँ पे पसलियां ऊपर था अंतः श्वसन में, उच्च श्वसन में पसलियां नीचे की ओर अंदर की ओर होती हैं और डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है और इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काकरोच के लेकर के। काकरोच क्या होता है, काकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आपने देखा है। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं और यही छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं, मतलब इन्हीं के द्वारा वो सांस लेता है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। बस इसमें इतना ही पॉइंट था। इससे रिलेटेड आपके जो भी ये आपने क्या सीखा है उसको आप जरूर देखेंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। ठीक है ना। आपका कुल 45 पेज में है, अभी आप हाफ किए हैं 50%, अभी आपको 50% और करने हैं। क्लियर है। पहला पॉइंट है, हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है और रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त एक तरल से बना है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती हैं। करा कि रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं जिसको आरबीसी बोलते हैं, जिसमें लाल वर्णक होता है और जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं और इसी से हमारा ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर की सभी कोशिकाओं में कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन का प्रदान करना कठिन हो जाता है और इसकी उपस्थिति से कारण ही रंग आपका लाल होता है रक्त का। फिर रक्त में आपकी क्या होती हैं, अन्य प्रकार की भी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम डब्ल्यूबीसी का नाम देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये कोशिकाएं और रोगाणुओं को नष्ट करती है, यानी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता डब्ल्यूबीसी के पास होती है। जो हमारे शरीर में प्रवेश करते रोगाणु होते हैं उनका ये विनाश करती हैं। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जो प्लेटलेट्स कहलाते हैं, पट्टिकाणु कहलाते हैं ये। इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं, एक पहला होता है धमनी और दूसरा होता है सिरा। अब ध्यान दीजिए, जो धमनियां होती हैं वो शरीर से ऑक्सीजन कृत मतलब प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं वो शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। कौन? धमनियां। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क की स्पंदन दर जो होती है लगभग 72 से लेकर के 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल ध्यान देके पढ़िए आप लोग।
अगला पॉइंट है, वे रक्तवाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती हैं, वो शिराएं कहलाती हैं। मतलब डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं इसको, हम अशुद्ध रक्त का नाम देते हैं, वो शिराएं काम करती हैं। शिराओं की जो भित्तियां होती हैं वो अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। और हृदय की जो माप होती है ना, वो मुट्ठी भर की माप की मुट्ठी होती है ना, इस प्रकार की माप होती है आपके हृदय की। हृदय में चार कक्षाएं होती हैं। दो ऊपर अलिंद कहलाते हैं और दो नीचे जो होती है उसको नीले बोलते हैं। कक्षों के बीच के विभाजन दीवार ऑक्सीजन के समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने है, कह रहा कि यदि आप अपने कक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदन धड़कन को महसूस कर सकते हैं। ये पॉइंट आ सकता है। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। आप एक बताएंगे स्फिग्नोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये तो आपको हृदय स्पंदन आपका मापने में स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो स्फिग्नोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं? जिन बच्चों को पता होगा वही बताएंगे, कमेंट करेंगे जरूर। स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देते हैं। किसकी बात हो रही है? स्पंज और हाइड्रा। इसमें कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जब जल बाहर निकलता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है, अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था और ये एक प्रकार के चिकित्सक थे जो कहाँ के थे? अंग्रेज थे ये, मतलब ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे ये। अब आते हैं हम वृक्क की तरफ, जिसको हम किडनी का नाम देते हैं। उपस्थित रक्त कोशिकाओं के द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इनमें उपयोगी हानिकारक दोनों ही पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, रक्त में दोबारा इनको फिल्टर करके रख लिया जाता है और जल में घुले हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, वो मूत्र के रूप में बाहर निकल दिए जाते हैं। वृक्कों मतलब किडनी से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है और मूत्रवाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता है। मूत्राशय से एक पिसी जोड़ी नली होती है जो मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग का दूसरा सिरा खिला होता है जिसे हम मूत्ररंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये तीन चार प्रकार की चीज़ों को याद रखिए। किडनी, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये सभी के सभी एक आपके उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब ये कह रहा है कि कोई वयस्क मतलब कोई भी एडल्ट सामान्यतः लगभग 24 घंटे में 1 से लेकर के 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल होता है, लगभग 2.5% यूरिया होता है और 2.5% क्या होता है? अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है, जंतुओं के शरीर में, कलर हम चेंज कर लेते हैं आपको, कह रहा है कि जंतुओं के शरीर में रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जैसे आपकी मछली जल जैसे जलीय जंतु कोशिका अपशिष्ट उत्पादों में अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। किस रूप में? जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं वो अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है, जो सीधे जल में क्या होती है? घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु जो होते हैं वो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन मतलब जिसको हम सेमी सॉलिड का नाम देते हैं उसके रूप में करते हैं, जो मुख्यतः सफ़ेद मतलब श्वेत रंग का यौगिक मतलब यूरिक एसिड होता है। मतलब जो आपके छिपकली हो गई, पक्षी हो गई, सर्प हो गया, वो आपकी यूरिक एसिड जिसको सेमी सॉलिड पदार्थ यानी सफ़ेद रंग का मूत्र निकालते हैं, वो मानव के द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में आपका यूरिया जो होता है वो प्रमुख होता है। क्लियर है। अब ये कह रहा है अगला पॉइंट इसमें कि जल और खनिजों का परिवहन है। पादप मूल जड़ों के द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होता है।
वास्तव में मूलरोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूलरोम मृदा के कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कह रहा है कि ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है, टिश्यू जिसको बोलते हैं, जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसको जाइलम का नाम बोलते हैं। ठीक है ना, जाइलम क्या बोलते हैं उसको, जाइलम का नाम देते हैं। दो प्रकार के आपके होते हैं ये ऊतक, एक आपका जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम जल का जो से जो याद करिए, जल जो पोषक तत्वों में जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन या मतलब खाद्य पोषण का उसका मतलब स्थानांतरण करता है, भेजता है। जाइलम चैनलों नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों को जोड़ता है, और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। क्लियर है। पत्तियां भोजन का अवशोषण करती हैं, भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक के द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम यानी पोस्वा कहते हैं। अगला पॉइंट है करें कि वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में मदद करता है। यानी जब वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा तो आपके जो पेड़ पौधे होंगे वो ठंडे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे आपका हमेशा। इस चैप्टर से संबंधित आपने क्या सीखा उनको आप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ, जो आपका है पादप में जनन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश पादपों में मूल तना और पत्तियां होती हैं। पादप का कायिक अंग कहलाते हैं, यानी मूल तना पत्तियां क्या कहलाएंगी, किसी भी पादप का कायिक अंग। कह रहा कि पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। पुष्प जो होता है वो पादप में किसका कार्य करते हैं, जनन का। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों जनन अंग हो सकते हैं। क्लियर है। कायिक प्रवर्धन आपने सुना है नाम, एग्जाम में आया भी हुआ है, काफी फेवरेट पॉइंट है ये। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। इसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा जो कली होती है जैसे किसी कायिक अंग के द्वारा नया पादप प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, तने को काट करके, मूल को काट करके और इसमें मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, और इसमें आपका उत्पादन, इसकी जो सीमा होती है वो काफ़ी जल्दी होती है। ठीक है ना। अब देखिए अब पॉइंट इसमें क्या है, कह रहा कि पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष मतलब पत्ती के पर्वसिंध से जुड़ाव बिंदु में कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं प्ररोह के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये ब्रायोफिलम, ये इंपॉर्टेंट आया हुआ था। ब्रायोफिलम जिसको हम पत्थर चट्टा का नाम देते हैं, में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं, ब्रायोफिलम। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए, ठीक है, तो प्रत्येक कलिका मुकुल के नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए हम शकरकंद की बात करें, मतलब जिसको हम स्वीट पोटैटो का नाम देते हैं, डालिया जिसको हम डहेलिया का नाम देते हैं, ये हो गए। अगला पॉइंट आते हैं, करा कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बताया मैंने, बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा जो कायिक प्रवर्धन के द्वारा उत्पन्न पादप में पुष्प और फल कम अवधि में ही आने लगते हैं। ठीक है। और नए पादप जनन पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये आता है आपका मुकुलन द्वारा जनन किसमें, ईस्ट में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें, तो ईस्ट में। ईस्ट कोशिकाओं के बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिका से विलग होकर एक नई कोशिका ईस्ट कोशिका बनाता है।
अब ये कह रहा है कि स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का शैवाल होता है, उसमें खंडन, ये शैवाल है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन के द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। ये पॉइंट है कि जो मक्का है, पपीता है, ककड़ी है या खो के पौधे हैं, ये एक लिंगी पुष्प होते हैं। कौन कौन से? मक्का, पपीता, ककड़ी। जबकि जो आपकी गुलाब हो गया, पिटूनिया हो गया, इसके पौधे क्या होते हैं? आपके सरसों हो गए, यहाँ पे सरसों हो गए, ये प्रकार के जो पौधे होते हैं द्विलिंगी होते हैं। करा कि परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक को बनाते हैं। ठीक है। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। इन तीनों के याद रखिएगा। 3 पार्ट स्त्री केसर के हैं। परागकोश, परागकण नर युग्मक के पार्ट होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक, मादा जो युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। ठीक है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन में युग्मनज बनाता है। अब ये क्या है? परागकण। सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है, उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, वायु और जल के द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। क्लियर है? किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकण किस पे गिरते हैं? पुष्प के वर्तिकाग्र पर। वर्तिका क्या होता है? स्त्री केसर होता है। परागकण क्या होता है? पुरुष। आपका परागकण क्या होता है? पुंकेसर होता है। परागकणों का परागकोश पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। और यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसको हम स्वपरागण बोलते हैं, और जब दूसरे पे गिरता है तो पपरागण बोलते हैं। यहाँ पे दिया है ये वाला पॉइंट। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। अच्छा, ये दोबारा हो गया पॉइंट ये। अब ये कह रहा है कि फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं और परिपक्व हो जाने पर अंडाशय जल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। क्लियर है? अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रकृति में पादप के फलों, बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल, जंतुओं के द्वारा भी हो सकता है। इनके द्वारा भी तो उड़ के आ सकते हैं। सहजन जिसको ड्रमस्टिक या द्विफल जिसको मैपिल बोलते हैं, जैसे पादप के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आक यानी मदार के रोम युक्त बीज जो होते हैं, और सूरजमुखी का रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ बीज जल के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं और वहाँ पर वो उसका उत्पादन करते हैं। इसके साथ ही ये भी चैप्टर खत्म होता है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, गति और समय। ठीक है। पॉइंट कह रहा है किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम वस्तु की चाल कहते हैं। अब यहाँ से आपका फिजिक्स का पार्ट शुरू होता है। जब लोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो इधर उधर गति करना आरंभ कर देते हैं। सरल लोलक की यह गति आवर्ती गति या जिसको हम दोलनी गति का उदाहरण देते हैं। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक या सरल लोलक का हम आवर्तकाल कहते हैं। कह रहा कि आजकल अधिकांश घड़ियों में या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टज घड़ी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? क्वार्टज घड़ी। जिनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों के द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है, मतलब काफ़ी बेहतर होता है इनका जो माप होता है। समय का मूल मात्रक आपको पता है सेकंड होता है। इसका प्रतीक है क्या? तो टी है। समय के बड़े मात्रक मिनट होते हैं और घंटे भी होते हैं।
इस प्रकार जो कार और बसों में डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं और इनको हम उसको बोलते हैं ओडोमीटर, क्या बोलते हैं, चाल मापी बोलते हैं, जिसको हम स्पीडोमीटर नाम देते हैं। कह रहा है कि इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति आवर में चाल हो जाती है, या आप जिसमें भी चाहे आप निकाल सकते हैं, ये कोई पॉइंट नहीं था इम्पोर्टेंट उतना। एक अन्य मीटर भी होता है जो आपका क्या होता है, जो दूरी मापता है। स्पीड मापेगा तो स्पीडोमीटर, और दूरी मापेगा तो उसको ओडोमीटर का नाम देते हैं। ओडोमीटर आपकी दूरी मापता है, स्पीडोमीटर आपकी स्पीड मापता है। एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। वस्तुओं की चाल या निर्णय लेने में हमारी सहायता करता है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है, यही तो करता है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उसको दूरी के चलने के समय में विभाजित करने प्राप्त होता है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। आवर्ती घटनाओं का उपयोग मापन में किया जाता है समय के। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में भी होता रहता है। क्लियर है ये। वस्तुओं की गति को उसके दर समय ग्राफ के द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। क्लियर है। ऐसे के साथ ही हमारा इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। अब इसके बाद इसको हो गया। अगला पॉइंट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या कहता है आपका, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। कह कि बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इसके विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो यह क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है और बल्ब नहीं जल पाती है। यदि किसी तार को विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी तापीय प्रभाव के द्वारा ही कोई चीज तप्त होती है। क्लियर है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ मतलब धातु की ये जिससे बना है लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। कितनी मोटाई है या कितनी लंबाई है, उस पर भी इसका उसका ऊष्मा का परिमाण निर्भर करेगा। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों और विभिन्न लंबाई मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। जैसे देखे होंगे हीटर में नाइक्रोम तार यूज किया था, काफी मोटा पतला तो जल ही नहीं पाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग उपयोग के लिए अलग अलग लंबाई मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। ये जो आपके सामने परिपथ दिख रहा है, ये आपका इसको बोलते हैं क्या, लघु परिपथ, जिसको विच्छेदक का नाम देते हैं, जिसको एमसीबी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एमसीबी। आजकल फ्यूज के स्थान पर इनका प्रयोग होने लगा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है, मतलब जितना आपको वोल्टेज चाहिए यदि उससे ज़्यादा वोल्टेज हो रहा होता है, तो ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं, मतलब वो नीचे डाउन हो जाएगा। जब डाउन हो जाएगा तो आपको वो क्या कर देते हैं, पूरे घर का परिपथ, पूरे घर की वोल्टेज आपकी धारा प्रवाहित बंद हो जाएगी वहाँ से, और आपके जो सामान होंगे, आपके गजेट होंगे, वो आपके बच जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा परिपथ को पूरा करने के लिए आपको उसको ऊपर करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। डिब्बे पर भी आपको ISI चिन्ह अवश्य देख कर लेना चाहिए, क्योंकि ISI मार्क आपका एक गवर्नमेंट का ऑथेंटिकेशन होता है कि ये चीज़ क्या है, वेरीफाइड है, मतलब सही है। पॉइंट है अगला कि इस प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिश्चियन आस्टेड नामक एक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब किसी तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन आस्टेड के द्वारा किया गया था। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण पे भी हम कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। अगला पॉइंट देखेंगे। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। क्लियर है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 10 भी खत्म होता है और आते हैं हम चैप्टर नंबर 11 के तरफ। चैप्टर नंबर 11 है प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट। जब लोग वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण यानी पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण में देखते हैं
तो वे रोगी वाहन पर मतलब जो एम्बुलेंस होता है वो इस रूप से स्पष्ट रूप से पढ़ लें और उनको देखते होंगे कोई भी एम्बुलेंस के सामने एम्बुलेंस उल्टा करके लिखा जाता है कि जिससे आपका जो आपका पार्श्व दृश्य आपकी जो दृश्य दर्पण होता है जो आपके गाड़ियों में लगे होते हैं वाहन में लगे होते हैं वो पीछे आ रही वाहन को हम पास कर सकें उनको आगे जाने का रास्ता दें। और ये हम सब का दायित्व बनता है कर्तव्य बनता है कि सड़क पर चलते समय यदि आपका एम्बुलेंस दिखाई दे तो उनको प्लीज रास्ता जरूर दें। क्लियर है। अब देखिए ये वाला पॉइंट ये क्या कह रहा है, ये है चम्मच के भीतरी पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब है। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति भी कार्य करता है। ये गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण के सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। पॉइंट है अगला, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ का उत्तल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलेंगे। देखिए ये होता है आपका अवतल दर्पण और ये होता है आपका उत्तल दर्पण। बाहर की तरफ कल्लई की होती है तो अवतल, अंदर की तरफ कल्लई की होती है उत्तल दर्पण। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है और बाहरी पृष्ठ उसका उत्तल दर्पण की तरफ कार्य करता है। यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चम्मच का जो बाहरी पृष्ठ होता है अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है और बाहरी उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए कि समतल दर्पण के द्वारा जो बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। आइए अगला, अब ये देखते हैं कि जो अवतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो साइज में छोटा यानी बिंब से छोटा होगा या बड़ा भी हो सकता है। प्रतिबिंब इसका हमेशा क्या आभासी और वास्तविक बनेगा, वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपके डॉक्टरों को आँख, कान, नाक और गले का परीक्षण करते समय वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो दांतों को बड़ा करके प्रतिबिंब में उसको देख सके। तो सबसे ज़्यादा उपयोग आपका अवतल दर्पण का ही होता है, उत्तल दर्पण का थोड़ा सा कम होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग आप करेंगे किसमें, उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, अतः ये चालकों को पीछे की अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में कर सकता है। जो पश्च दृश्य होता है ना, पीछे की वाहनों को आते हुए देखने के लिए आपको साइड मिरर यूज किया था, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है और आगे जो लाइट हेडलाइट होती है वो अवतल दर्पण लगी होती है। क्लियर है। अब देखिए लेंस की बात आते हैं। जो लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में ये देखो बीच में मोटा प्रतीत हो रहा है, जब बीच में जो मोटा प्रतीत होगा उसको हम उत्तल लेंस का नाम देंगे। और जो बाहर की तरफ अंदर की तरफ पतला होगा और बाहर की तरफ मोटा होगा, देख रहे हैं बीच में पतला है और ये बीच में मोटा है, जब बीच में पतला होगा तो अवतल लेंस कहलाएगा। इसको याद रखिएगा। चेतावनी क्या दे रहा है भाई, लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना बहुत खतरनाक है। स्पेशली क्या बोल रहा है कि आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भी भाग पर फोकस करने से बिल्कुल बचना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये देखिए ये क्या है, ये आपका कौन सा लेंस है, अभी आपने पढ़ा ये कौन सा लेंस है, जस्ट अपनी आपने पढ़ा है कौन सा लेंस है ये, तो ये है आपका उत्तल लेंस। क्या है आपका, जो बीच में मोटा होता है, ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है। क्लियर है। अब देखिए क्या है पॉइंट, इसमें पढ़ते हैं इसको। ये है आपका उत्तल लेंस और ये है आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित करता है। अभिसरित का मतलब अंदर की तरफ मोड़ता है, फैलाता नहीं है, तो इसको अंदर की तरफ मोड़ेगा। और इसके विपरीत जो आपका अवतल लेंस होगा वो क्या करेगा, वो अपसरित करेगा, मतलब बाहर की तरफ फैलाएगा। मतलब अपसरित का मतलब स्कैटरिंग करेगा, वो लाइट को फैला देगा। तो इसलिए बोलते हैं
कि जो आपकी उत्तल लेंस होती है, उत्तल लेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अभिसारी लेंस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अभिसारी लेंस। और जो अवतल लेंस होती है उसको हम अपसारी लेंस बोलते हैं। मतलब इसमें जो आपकी किरणें निकलती हैं वो बाहर की तरफ फैलती हुई नजर आती हैं और इसमें काफी अंदर की तरफ मुड़ती हुई प्रतीत होती हैं। चलिए अगला पॉइंट इसमें क्या है, अवतल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी होंगे, सीधे होंगे और बिंब के साइज से हमेशा का हमेशा छोटे होंगे। क्लियर है? इंद्रधनुष में कितने वर्ण होंगे? मोटे तौर पर आपको इंद्रधनुष में 7 वर्ण दिखाई देते हैं। ये आपके लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, जिसको हम विबग्यार के नाम से जानते हैं, विबग्योर। ठीक है, ये आपके 7 हैं, यही 7 कलर आपके होते हैं। सूर्य के प्रकाश में भी 7 वर्ण विद्यमान होते हैं और इसी प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश का नाम देते हैं। क्लियर है? इस चैप्टर से संबंधित जो भी पॉइंट हैं आपको दिए उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 आपका है। चैप्टर नंबर 12 है वन, हमारी जीवन रेखा। देखिए, घास है, घास से कीट है, कीट से मेढक है, मेढक से सर्प है, उकाब का मतलब होता है गरुड़। मतलब ये इनका, जैसे आपका घास को कौन खाता है? कीट। कीट को कौन खाएगा? मेढक। मेढक को सर्प, सर्प को गरुड़। कह रहा कि पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड हमको पॉइंट ऐसे नहीं मिले जो आप लोगों को पता ना हो। व्यवहारिक चीज़ें थी, व्यवहारिक, इसमें कथनात्मक बातें की गई थी। एक टीचर है, वो अपने टूर पे ले आते हैं बच्चों को और वहाँ के वनस्पति जगत के बारे में उनको बताते हैं, जो आप सबको पता है। कह रहा कि अपघटक वन में उगने वाले पौधों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं अपघटक। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से क्या है? भरपूर है। तो अपघटक क्या होंगे? जो पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखते हैं। यदि कोई भूला भटका कोई भी पॉइंट होगा तो आपको यहाँ से इसका कवर मिल जाएगा, इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, आपका अपशिष्ट जल की कहानी। झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि नालियों से जाता है, उसी को हम अपशिष्ट जल का नाम देते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट हम देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और इस सबसे पहले 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से लेकर के 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में इसको घोषित किया था और उसी बात से हर बार विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाले अपशिष्ट जल होता है। पॉइंट क्लियर? कार्बनिक अशुद्धियां किसमें होती हैं? मानव मल, जैसे जैविक अपशिष्ट पदार्थ हो गए, तेल हो गए, यूरिया हो गई, पीड़कनाशी हो गए, शाकनाशी हो गए, फल हो गए, सब्जियां हो गई, कचरा हो गया, इस सब के सब कार्बनिक अशुद्धियां पाई जाती हैं इसमें। अकार्बनिक अशुद्धियां किसमें? जैसे नाइट्रेट हो गया, फास्फेट हो गया और धातुएं हो गई, इसमें आपके अकार्बनिक अशुद्धियां पाई जाती हैं। मतलब कार्बनिक अशुद्धियां मतलब जिसमें कार्बन, अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन नहीं। क्लियर? पोषक तत्व कौन से हो गए? आपके फास्फोरस, नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं वो पोषक तत्व हो गए। जीवाणु, हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न होने वाले क्रम से आपके विब्रियो, कोलेरा और करक के साल्मेना, पैराटाइफी, ये जीवाणु के द्वारा होने वाले स्पत रोग हैं ये।
अन्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं जैसे आपके पेचिस हो गया, आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ होते हैं, ये हो गए। कह रहा है कि अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथ्रित, जिसको हम स्कीमर का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। इसको देखिए क्या है, कृमि प्रसंस्करण शौचालय, इसको जरूर ध्यान रखिए। भारत में ऐसे शौचालयों की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं के द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करणों के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है क्योंकि इसके प्रयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है जो मृदा के लिए अति पोषक होता है। क्लियर है। अब इसमें महात्मा गांधी का एक कथन है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। आपको पता है ये खुद दूसरे के वॉशरूम साफ कर देते थे, दूसरों के घर साफ कर देते थे, मतलब बहुत सफाई का ध्यान रखते थे। वही बोल रहे हैं कि यदि आप मानवीय और पथ प्रदर्शक का कार्य प्रारंभ किए हैं तो आप किसी दूसरे का मुंह मत देखिए, आप खुद उसको करिए। क्लियर है। पॉइंट है आपका, जल प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ से पॉइंट हम देखते हैं, अच्छे पॉइंट हैं कुछ आपके सामने। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग जल विशिष्ट जल को जनित करता है और यह वाहित मल कहलाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों के द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। जहां भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं वहां कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पादक आपंक और बायोगैस है। खुली मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और अन्य जैसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है जो इनका रोग उत्पन्न करती है। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव है और आपको पता है हमारा सरकार इसके लिए काफ़ी कटिबद्ध है। आपको शौचालय का निर्माण करने के लिए पैसे आपके सहयोग राशि के रूप में भी प्रदान कर रही है, उनका लाभ उठाएं आप और बाहर शौच करने से बिल्कुल बचें। ये आपके इसी के साथ क्लास 7th की साइंस भी मैंने अपने कंप्लीट करा दी है। कंप्लीट एनसीईआरटी आपकी साइंस हो गई है 6 to 10 तक। कंप्लीट हिस्ट्री हो गई है, एनसीईआरटी हिस्ट्री हो गई है, ज्योग्राफी हो गई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस मतलब आपका जो पेपर 1 है वो कंप्लीट मैंने करा दिया है, केवल करंट अफेयर्स बचा है और लास्ट के टाइम में मैथ का प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा। अब आपका बचता है करंट अफेयर, वो भी आपके कुछ दिनों के पास से लास्ट 6 मंथ का आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इसी के साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर करना ज़रूर, शेयर करना मत भूलिएगा।